वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे हम कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक अहम मुलाकात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म से, और कहा जा रहा है कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये मुलाकात अहमियत की हामिल इस वजह से भी है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इस टाइम जिन बातों पर मामलात तय होने थे नहीं हो पाए, फंड्स की अदायगी से मुतल्लिक, वो तमाम मामलात डिस्कस होंगे। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं, एड्रेस किस हद तक हुए हैं अभी, कल की मुलाकात में क्या कुछ आप डिस्कस करेंगे? कल की मुलाकात का एजेंडा तो बिलावल साहब को पता होगा, मैं तो क्योंकि उसमें उससे आगाह नहीं हूँ। और मुलाकात में कोई सियासी एजेंडा है या एक हाई लेवल हाई पावर कमेटी होती है जिससे ब्यूरोक्रेसी के प्रमोशंस के केसेस होने हैं, वो है या मीटिंग है, मुझे नहीं पता। और मीटिंग में कौन जा रहा है, एजेंडा क्या है। जहां तक ताल्लुक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जिस वक्त हुकूमत बनी थी तो हमारा एक रिटर्न मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग के साथ। वो मुआहदा आपके पास भी मौजूद है। उसके ऊपर कुछ अमल हुआ, कुछ पे नहीं हुआ, और ज्यादातर का ताल्लुक पंजाब के साथ है, लिहाजा उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं। बिलावल साहब इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब से 2-3 दफ़ा मिल चुके हैं। हमारी कमेटियां भी मिलती रही हैं, कमेटियों से चीफ मिनिस्टर साहिबा से भी मुलाकातें रहीं, लेकिन वो मामला एड्रेस नहीं हुए, जिसका हमारी जमात के अंदर भी शदीद इस पर रेजिस्टेंस है। और वो क़यादत के ऊपर भी एक दबाव है कि वो क़यादत को भी साथी सारे जो है वो कहते हैं कि जनाब आपके वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए और हम जो है हुकूमत का साथ दे रहे हैं। तो ये एक प्रेशर है। सर, ये फंड्स की अदायगी पे स्ट्रेट अवे उन्होंने नो कर दिया, क्योंकि ये हसन मुर्तज़ा साहब से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि फंड्स की अदायगी का बड़ा मसला है और इसको तो वो एड्रेस करना ही नहीं चाहते, उनका ये कहना था। मुझे पता नहीं है जी, मैं हसन मुर्तज़ा साहब के पास बेहतर खबर है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उसमें डेवलपमेंट भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा। इसीलिए ये आवाजें आपको सुनाई देती है, हसन मुर्तज़ा साहब की हो, वो गवर्नर साहब की हो। सर, वैसे ये दूसरी दफा जो काबीना में तौसी की है, इसमें पीपल्स पार्टी का प्लान था शामिल होने का? नहीं, पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से कह चुकी है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। ये तो मीडिया के अंदर पता नहीं कहां से इस बात को छोड़ा ही नहीं जा रहा, मुसलसल सवाल है। और अब तो उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर ली, अब तो मेरे ख्याल ये सवाल खत्म हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं सर, इतनी मतलब आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों को एड्रेस होना चाहिए, अगर मामलात इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या छोड़ देंगे साथ, फिर हुकूमत से निकल आएंगे? देखिए, ये बात इस सवाल का इस तरह जवाब मुनासिब नहीं है, इसलिए कि कतई जवाब नहीं दिए जा सकते। मैं पार्टी का फैसला कुन लीडर तो हूं नहीं, मैं तो कारकुन हूं। सर, कराची के हालात और वाक़यात पे बड़ी तनकीद हो रही है, ख़ुसूसन वहाँ पे अभी एक इशू बड़ा उठा हुआ है, डंपर से जो आम लोगों की अमवात हो रही हैं। गवर्नर सिंध कहते हैं कि आप हमें कंट्रोल दे दें, हम आपको कुछ दिनों में ये तमाम चीज़ें दुरुस्त कर देंगे। पीपल्स पार्टी की इंटेंट ही नहीं है वहाँ पे काम करना। देखिए, एक मैं बड़ी सिंपल आपको गुजारिश करूं, ये बड़ी शायद आपको तल्ख बात लगे। कराची है कोई 3.5 करोड़ लोगों का शहर, बहुत बड़ी आबादी है। कराची में 2 बंदरगाहें हैं, वहां से बेशुमार हमारी टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां से होती है। कराची हमारा बिजनेस हब है, वहां से लोकल प्रोडक्शन होती है और सारे मुल्क में आती है। इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर्स, और फिर पानी का एक बड़ा शदीद मसला है जो कंटेनर्स के जरिए, जो टैंकर्स के जरिए हल होता है। लेकिन ये बात भी बहरहाल देखने की है कि कराची शहर में जहां लाखों की तादाद में बाइकर्स हैं, डंपर्स और डंपर वाले हैं, दीगर हैं, ट्रेलर वाले हैं, वो भी कोई गैर मोहतात होंगे, लेकिन हमारे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं बड़े अदब से, बड़े मोहब्बत है उन्हें। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, मैं अभी भी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूं अपनी कंस्टिट्यूंसी में, और मैं कुछ 4-5 मोटरसाइकिल वालों के आगे हाथ बांध चुका हूं कि खुदारा आप मेन ट्रैक के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर आप मेन ट्रैक के अंदर जा रहे हैं और पीछे से गाड़ियां आई हैं, वो आपको हार्न मार रहे हैं, फैमिली के साथ, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मोटरसाइकिल वालों को भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन डंपर्स का भी एक टाइम होता है निकलने का। उससे पहले अगर निकल जाएं और इंतजामिया उस पर कोई एक्शन न ले तो सवाल तो पैदा होता है। ये एक अपनी शय है। डंपर जो है वो तो सारा दिन कंस्ट्रक्शन होती है, डंपर तो चलता रहेगा। डंपर को एक खास वक्त पे चलाना, काम रोकना, फिर काम सारे डिले होंगे। तो ये तीनों चीजें आपस में मुंसलिक है। आप एक काम करें,
3 करोड़ की आबादी के बनते हैं कम से कम आधे पंजाब के जिले। आप उन जिलों के एक्सीडेंट की रेशो निकालिए, क्या रेशो आती है यार। हर चीज को उसके अपने तनासुब में देखने की जरूरत है। सिर्फ ये कहना कि हाँ, मैं कहता हूं कि सिंध की पुलिस को बिल्कुल और चौकन्ना होने की जरूरत है और एजुकेट करने की जरूरत है, लेकिन ये बात भी बहरहाल जरूरी है कि मीडिया साथ ही साथ अपने बाइकर्स हमारे बच्चों को भी समझाए। जी बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि बाइकर्स को भी आगाह होना चाहिए और उनको भी ये एजुकेट होना चाहिए। लेकिन सर सिर्फ एक ये तो इशू नहीं है, सिंध में अब मुताद्दिद जो इश्यूज हैं जिनमें K4 का मंसूबा, फिर 2024 की रिपोर्ट है जिसमें नाकाबिले रिहाइश इसको करार दिया गया है, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत और खुराक पे सवालात उठाए गए हैं। सर ये इश्यूज भी तो अपनी जगह मौजूद है ना। आप अगर इस बारे में कि सिंध की परफॉर्मेंस का इशू लेना चाहते हैं तो उसके लिए नासिर शाह साहब हैं, शर्जील मेमन साहब हैं, हमारे हैं जो वज़रा वहां के, उनसे आप अगर सवाल करेंगे वो आपको बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैं तो कराची में रहता नहीं हूँ, मैं तो अपडेट नहीं हूँ। सर इस अभी 26वीं आईनी तरमीम के इशू पे बात कर लेते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मसाइल खड़े हुए हैं, खसूसन एक बात बहुत आ रही है कि एग्जेक्टिव के बिल्कुल अंडर कंट्रोल दे दी गई है जुडिशरी। इस हवाले से आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर? कैसे अंडर दे दी गई है? क्या अदलिया की आजादी, जो कल जज बैठे थे, क्या वो अपने फैसले करने छोड़ गए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के अब इख्तियार वापस ले लिए गए हैं? या एक बेंच बना देने से, एक बेंच, और उसको उस बेंच के ऊपर 2 जज साहिबान का या 3 जज साहिबान का एक तहफ़्फ़ुज़ है, तो जो बाकी 14 जज साहिबान हैं जो एक तरफ खड़े कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है, वो नजर नहीं आ रहा। और उन 2 जज साहिबान को क्योंकि वो मोतरज़ हैं, लिहाजा वो हरफे आखिर बन गए हैं। तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये केस ऑलरेडी कोर्ट में गया हुआ है और सर जुडिशियल कमीशन में अगर हुकूमती डोमिनेंस होगी तो सर सवाल तो फिर उठता है ना। क्या डोमिनेंस होगी भाई? सारी दुनिया के अंदर तो सिर्फ पार्लियामेंट फैसले करती है। जजों की अपॉइंटमेंट करते ही अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। यहाँ तो जजेस ने खुद ही अपना इख्तियार ले लिया था, और जब जज अपॉइंट कर रहे थे, खुद जजेस अपॉइंट करते थे, तो कौन कौन से चैम्बरों के जज आते थे और क्या क्या गुल खिलाए गए हैं माजी में। अगर उसको स्ट्रीमलाइन करके अवाम के नुमाइंदों के जरिए चुनाव और एहतसाब का अमल किया गया है, बेहतर शफाफ किया गया है, तो उसमें क्या हर्ज है? इसके ऊपर आपकी राय अपनी जगह मोतबर है। कायरा साहब, यू आर वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। आप क्या समझते हैं कि जो अभी कहा जा रहा है कि तहरीक ईद के बाद आएगी और उसमें जो है दोबारा से तहरीक इंसाफ और JUIF तमाम ऑन बोर्ड होंगे, हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम वो दे सकती है? देखिए, हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त या मुल्क के लिए मुश्किल वक्त दो अलग अलग चीजें। मुल्क के लिए मुश्किल वक्त खड़ा कर सकते हैं, जो इस पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, अगर अबतरी हुई तो उसमें खराबी आएगी। बाकी हुकूमत तो आज भी चल रही है, कल भी चल रही होगी, एहतजाजों में भी चलती रही। हमारे खिलाफ एहतजाज होते रहे, हम भी हुकूमतें करते रहे, हम भी ये लोगों के खिलाफ एहतजाज करते रहे, वो हुकूमतें भी चलती रहीं, और किसी एहतजाज के नतीजे में इलेक्शन नहीं हुए। कोई हुकूमत गिर के आके, हाँ, किसी गैर आईनी जो अक़दाम था उसके नतीजे में ये फैसले जरूर हुए। ये बात अब अपोजिशन को देखने की है कि क्या वो मुस्तकबिल में इसी तरह चल के मुल्क के फैसले कराना चाहते हैं कि कल अगर नया इलेक्शन आ जाता है, फर्ज करें, तो उस इलेक्शन के अंदर क्या होगा, वो इलेक्शन कैसे कराया जाएगा, वो कौन कराएगा और कैसे शफाफियत तय होगी। क्या ये पहले बैठ के साथ ही साथ ये फैसले करने की जरूरत नहीं है? हाँ, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करके अपने साथियों को अपने साथ इंटैक्ट रखने की कोशिश करें। पॉलिटिक्स उनको सूट करती है, ठीक है।